हेलो, तो क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे। वो फंक्शन के बारे में डिस्कशन हो रहा था, ठीक है। वो फंक्शन के बारे में कुछ जो तुमको चीजें हैं वो बताई गई है। श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे फॉर्मुलेट होता है, श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन होता है वेव फंक्शन, एंड दिस वेव फंक्शन इट इज द की दैट अनलॉक्स all the aspects of the particle। वेव फंक्शन को समझना या वेव फंक्शन को डिफाइन करना एक एग्जांपल भी हमने पिछले लेक्चर में दिया था। तो इसी के बारे में हम लोग आगे इसको आगे बढ़ेंगे। जो तुम्हारा सिलेबस है कंसेप्ट ऑफ वेव फंक्शन, तो हम लोग इसके मैथमेटिकल फॉर्म में आएंगे और कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो तुम्हारे सामने ये जो डायग्राम दिख रहा है, दिस डायग्राम इज द प्लॉट ऑफ द रियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन एंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं, ये कुछ प्लॉट्स लिए गए हैं, डायग्राम्स लिए गए हैं। हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस। तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो हमारा वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन का जो एम्पलीट्यूड है, क्योंकि ये एक वेव है, वेव का एम्पलीट्यूड होता है, तो हम वेव के एम्पलीट्यूड को कैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल से रिलेट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू एड्रेस। तो इसका अगर ये तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई ये जो वेव फंक्शन है, इसका एम्पलीट्यूड पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी से कैसे रिलेटेड है, कैसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जब शुरुआत में पढ़ते हैं हम लोग, तो कुछ चीजें आती है, थोड़ा सा रिलेट करने में दिक्कत होती है। क्या इसका कोई क्लासिकल एनालॉग है, या इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है फंक्शन का, ये पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। तो इसका जो जवाब है, अगर हम इसके जवाब की बात करें कैसे रिलेटेड है, तो इसका जो आंसर है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दिस कैन बी रिलेटेड विद द एनालॉजी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थ्योरी है, उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। द answer to this question can be obtained by taking the analogy with electromagnetic theory। analogy with इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हम EM लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कैसे ले सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो तुम्हारे सामने इक्वेशन दिख रहा है, ये एक बहुत फंडामेंटल इक्वेशन है। आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया था, रिलेट किया था। ये जो है, दिस I इज द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, और ये इंटेंसिटी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बताता है this intensity is proportional to the average of the electric field and square of the average of the square of the electric field। ये स्क्वायरिंग का भी बहुत बड़ा कंसेप्ट हम लोग आएंगे इसमें। the intensity of the electromagnetic radiation is proportional to the average of square
of the electric field component of the electric field component. ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, दैट इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ये भी साइनसॉइडल वेरिएशन दिखाता है लाइक ए साइन वेव. इसका स्क्वायर लेके जब एवरेज करते हैं, दिस इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड. यही से स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट जो है जोड़ रहा है. दूसरा क्वेश्चन भी अभी हम लेंगे, दूसरा एक्सप्लेनेशन भी हम लेंगे. तो यहाँ पे जो स्क्वायर है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका एवरेज उसके प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी. दिस वाज द एक्सप्लेनेशन दैट वाज प्रोवाइडेड बाय आइंस्टीन. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड इन EM wave is oscillating in nature. ये भी जो है एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, साइनसॉइडल वेरिएशन दिखाता है. E naught sin omega t. So this is a oscillating field like this. इसका स्क्वायर लेके जब हम एवरेज करते हैं, दिस स्क्वायरिंग एंड एवरेजिंग इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस. और इसके राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में इज NH न्यू. न्यू क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन. हमने कई बार डिस्कस किया है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस में कि E बराबर H न्यू, जो एक छोटा सा इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, एक बहुत बड़ा इक्वेशन है. इसका मतलब बहुत बड़ा है. इधर जो चीजें हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में चीज है, दैट इज वेव. एंड यहाँ पर जो है ये पार्टिकल को शो कर रहा है. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/μ0c है. यहाँ पे NH है, नंबर ऑफ फोटोन्स है. H इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी. H न्यू जो है इट इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. तो ये वेव और पार्टिकल को रिलेट कर रहा है. समझो ध्यान से. जब हम स्क्वायर करके एवरेज ले रहे हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक वेव का, दैट इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन और दैट इज रिलेटेड टू द पार्टिकल ऑफ रेडिएशन. तो यही से वेव और पार्टिकल रिलेट हो रहे हैं. ध्यान से समझो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है. एन जो है नंबर ऑफ फोटोन्स है. अब अगर इंटेंसिटी बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ने पर क्या होता है कि हम लोग फोटोन पिक्चर को अगर देखें, इंक्रीज इन इंटेंसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फोटोन्स इज इंक्रीजिंग. वेव पिक्चर में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है. सो एम्पलीट्यूड इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स या पार्टिकल डेंसिटी. इसी को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कह सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वहां पे ज्यादा पार्टिकल्स है या वहां पे पार्टिकल है. दिस इज द एनालॉजी दैट वी आर यूजिंग. सो द इक्वेशन रिलेट्स wave aspect with particle aspect. तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमको इसका जवाब दे देता है. With the particle aspect, increase in intensity of the EM radiation में जो इंक्रीज होगा इंटेंसिटी में is related to the increase in the amplitude of the EM wave in wave theory. wave aspect या wave theory जो है इंक्रीज इन इंटेंसिटी को एक्सप्लेन करता है कि जब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा. वहीं पे जब हम पार्टिकल नेचर में आते हैं या पार्टिकल एस्पेक्ट में आते हैं, द पार्टिकल एस्पेक्ट shows that increase in intensity is due to increase in the number of photons. ठीक है.
इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो इस तरह से जो है हमको क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है हमको इस जवाब का एक इंडिकेशन देता है कि इसी लॉजिक से, इसी कंसेप्ट से हम समझ सकते हैं कि वेव फंक्शन का जो एम्पलीट्यूड है इट कैन बी रिलेट, क्योंकि ये वेव किसके साथ चल रहा है, पार्टिकल के साथ चल रहा है। तो उसका अगर इंटेंसिटी में इंक्रीज होता है, उसका अगर एम्पलीट्यूड में इंक्रीज होता है, दिस इज रिलेटेड टू द इंक्रीज इन द पार्टिकल डेंसिटी, पार्टिकल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। जहां पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा वहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, मतलब पार्टिकल के पाए जाने की संभावना वहां पर सबसे ज्यादा होगी। दिस इज द एनालॉजी, जिससे तुमको समझने में आसानी होगी। सो we can say that the amplitude of the quantum mechanical wave function is related to the probability density of the particle, probability density of finding the particle, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से ये रिलेटेड है। ठीक है, ये एनालॉजी है। अब इसमें जो एक स्टेप ये लिया गया है पिछले इक्वेशन में, जहां पर लिखा गया है कि इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी इज 1/μ0c एवरेज स्क्वायर ऑफ द एवरेज, सॉरी एवरेज ऑफ द स्क्वायर। यहां से दिस कैन बी रिलेटेड टू द साई स्टार साई। तो ये जो है इसको भी हम रिलेट कर सकते हैं। ये जो किसी भी वैरिंग फंक्शन है, जैसे कोई साइनोसॉइडल या फंक्शन है या कोई वेव है, उसका जो स्क्वायर लेके हम एवरेज करते हैं, स्क्वायरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, एक स्टेटिस्टिकल मेथड है। तो इस इक्वेशन से हमको दूसरा इंडिकेशन में मिल जाता है, जो स्टेटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन है या स्टेटिस्टिकल नेचर है वेव फंक्शन का, दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी। पूरा अगर एक्सप्लेन नहीं भी हो तो ये जो है ये हमको एक इंडिकेशन देता है। This also explains or indicates the statistical concept। हम इसको डिटेल से बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई ये पूछे कि भाई इसको आप कैसे रिलेटेड, व्हाई द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन इज रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, हाउ कैन यू एक्सप्लेन? यू कैन एक्सप्लेन बाय दिस एनालॉजी एंड दिस वाज प्रोवाइडेड बाय आइंस्टीन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है वो ये है कि क्वांटम मैकेनिकल जो रिजल्ट्स है ये स्टैटिस्टिकल क्यों होते हैं नेचर में? इट इज स्टेटिस्टिकल। अब तो इसके लिए थोड़ा सा हम इसका जो प्रील्यूड होता है या भूमिका होता है ये हम बताते हैं। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस हम लोग कब यूज करते हैं? व्हेन वी यूज स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, स्टेटिस्टिक्स हम लोग कब यूज करते हैं? स्टेटिस्टिक्स हम लोग तब यूज करते हैं जब वेरिएशन बहुत ज्यादा है। वेरिएशन कब ज्यादा होता है? जब तुम्हारे पास बहुत सारे डाटा पॉइंट्स है। कई बार हमने एग्जाम्पल दिया है, एक क्लास है उसमें 200 बच्चे हैं, उनका एग्जाम लिया गया, तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो एक जैसा तो होगा नहीं। किसी को 100 नंबर में 0 आया, किसी को 100 में 100 आया, किसी को 100 में 50, 80, किसी को 100 में 90 आया। सॉरी, तो वेरिएशन है। Whenever we have variations, हम लोग स्टेटिस्टिकल नेचर, हम लोग स्टेटिस्टिकल एनालिसिस को यूज करते हैं। ये वेरिएशन और दूसरा कहां दिखता है? ये वेरिएशन दूसरा दिखता है जहां पर वेव जैसी चीजें हो। तो यहां पे we use statistical analysis
when there are variations, या more appropriately अगर हम कहें large variations. Example, large number of data points, large number of data points, or wave-like ऑब्जेक्ट्स. हम एंटिटी नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में तो लोगों को दिक्कत होगा. तो हमारे पास अगर कोई यहाँ पे हम लोग लार्ज यहाँ पे दोनों चीजें इस तरह का वेरिएशन है, तो हम लोग जो है स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करते हैं. तो हमारा जो क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट होता है, जो ये हमारा वेव फंक्शन है, हम लोग एक वेव फंक्शन ऐसा कुछ लेकर के चले थे cos ओमेगा टी प्लस आई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. सो दिस इज अ साइनसॉइड. ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, एक कोसाइन पार्ट है, एक साइन पार्ट है, दोनों वेरिएशन हो रहे हैं. तो जो क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट होता है, जो श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, दैट सोल्यूशन provides us answers in terms of possibilities. ये predictions करता है. ये हमें exactly नहीं बता पाएगा. हम क्यों नहीं बता पाएगा वो भी हम आगे बताएंगे. ये हमें exactly ये नहीं बताता है कि पार्टिकल कहां पर लोकेटेड है, x बराबर इतना पे लोकेटेड है, ये नहीं बताता है. वो पॉसिबिलिटीज बताता है. द सोल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन, the solution of the Schrodinger equation, which is the wave function, provides precise. अगर हम पोजीशन की बात करें, और भी प्रॉपर्टीज होते हैं तो उनकी भी बात करेंगे. प्रिसाइज लोकेशन और provides possible locations or positions of the particle. ये जो है हमें एग्जैक्ट जवाब नहीं देता है. इट डज नॉट प्रोवाइड एग्जैक्ट लोकेशन. अब तुम कहोगे कि ये तो फिर तो वो हो गया, ड्रॉबैक हो गया. तो हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता ही नहीं चलेगा, क्या फायदा. लेकिन ड्रॉबैक ये नहीं है. ये एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है क्वांटम थ्योरी का, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग यू आंसर्स इन टर्म्स ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज. क्लासिकल वर्ल्ड में या क्लासिकल इक्वेशन में, क्लासिकल सिस्टम में हमारे पास एक प्रिसीजनेस होता है. प्रिसीजनेस टर्म हम नहीं यूज करेंगे, बहुत साइंटिफिक इन डेप्थ उसका मीनिंग होता है. की जरूरत अभी यहाँ पे नहीं है. आई हैव टू कीप द थिंग्स सिंपल. तो यहाँ पे जो है इट इज प्रोवाइडिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज, सारे पॉसिबिलिटीज तुमको ये बता रहा है. सो दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ द क्वांटम थ्योरी. ऐसा नहीं है कि ये जो है प्रेसिज नहीं बता पा रहा है तो ड्रॉबैक हो गया. क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी describes all the possibilities of the position. अभी हम लोग पोजीशन की बात कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. पार्टिकल के पोजीशन के बारे में सारी पॉसिबिलिटीज ये बताता है. सो दिस इज द स्टैटिस्टिकल नेचर. क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारा जो वेव फंक्शन इट इज ए वेव लाइक एस्पेक्ट.
वो वैरी कर रहा है, वेरिएशन है। जहां भी वेरिएशन होगा वहां पे जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो स्टेटिस्टिकल मिलेगा। 200 बच्चों की क्लास में तुम प्रिसीजली नहीं बता सकते कि क्लास का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है या खराब है, इस बच्चे का बहुत अच्छा खराब है। हम ओवरऑल जब निकालते हैं कि क्लास में कैसा एग्जाम कैसा हुआ, टीचर तब तक जवाब देता है कि ऑन द एवरेज इतने मार्क्स आए हैं। अब इसमें सारे पॉसिबिलिटीज है, 0 भी किसी को आया होगा, किसी को 100 में 100 आया भी आया होगा, 50 भी होगा, 30 भी होगा, 90 भी होगा। Then we are using the statistical nature. सवाल इसका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, या इसी को हम एक्सटेंड करें कि ये जो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है ये व्हाई डज इट ऑकर। ये तो हो गया कि एक एग्जांपल हुआ या हम एक जो है थियोरेटिकल एक एक्सप्लेनेशन दिया कि स्टैटिस्टिकल होता है नेचर, क्यों होता है, कौन सा ऐसा फैक्टर है, व्हिच फैक्टर makes the quantum mechanical results probabilistic in nature. Probabilistic in nature. हम लोग प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं, संभावनाओं की बात करते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर। कौन सा ऐसा फैक्टर है यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो प्रोबेबिलिस्टिक होता है? तो इसका जो जवाब है, बहुत जाना पहचाना हम लोगों का एक प्रिंसिपल है, बहुत जाना पहचाना एक चीज है, कंसेप्ट है, दैट इज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दैट इज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने कई बार बताया है कि ये अनसर्टेनिटी, अच्छा चलो लिख दो, अपन लिख ले, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मेक्स द क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट्स प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। इसका जो सबसे जाना पहचाना इक्वेशन का फॉर्म है वो हम लोग देख चुके हैं, डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार बाई 2। ये जो डेल क्वांटिटी है ये है, दिस इज शोइंग द अनसर्टेनिटी कि हमारा पोजीशन और मोमेंटम जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, इट इज अनसर्टेन, इट हैज ए वेरिएशन, इट हैज ए स्प्रेड। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट करने का मतलब है पोजीशन निकालना चाह रहे हैं, मोमेंटम निकालना चाह रहे हैं, दैट प्रोसेस, इन दैट प्रोसेस वी हैव एन इंटरैक्शन विद द सिस्टम। हाइजेनबर्ग माइक्रोस्कोप पार्ट 2 में पढ़ाया हमने कि फोटोन आता है और वो जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ इंटरैक्ट करता है, दैट इंटरैक्शन डिस्टर्ब्स द इलेक्ट्रॉन, उसकी पोजीशन जो है वो अनसर्टेन हो जाती है। जो लाइट का वेवलेंथ है उससे रिलेट करके हम लोग मोमेंटम में अनसर्टेनिटी निकालते हैं। तो मेजरमेंट जब भी हम करते हैं तो सिस्टम इस कुछ इस प्रकार से डिस्टर्ब होने का मतलब है वो चेंज होता है, इस प्रकार से चेंज होता है कि यू कैन नॉट डिस्क्राइब द पोजीशन और यू कैन नॉट डिस्क्राइब द सिस्टम इन ए वेरी एक्यूरेट और प्रिसाइज वे that is available in classical physics. क्लासिकल फिजिक्स में एस एम एक्स बराबर इतने पे है पार्टिकल, वो कहते हैं यहां पे वो संभव नहीं है। मेजरमेंट डिस्टर्ब्स और चेंजेस द सिस्टम in such a way that the system cannot be described in a
प्रिसाइज मैनर, या कहें इस तरह से प्रिसाइज मैनर, और लाइक इन क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में जैसे हम एग्जैक्ट चीजों की बात करते हैं, यहां पर वो एग्जैक्टनेस खत्म हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। में अगर हमको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पता है एक सेट ऑफ मेजरमेंट से, वी कैन नॉट एग्जैक्टली डिटरमाइन द इनिशियल वेव फंक्शन जो कि सिस्टम से जुड़ा हुआ था। ठीक है, इवन इफ वी नो the probability density from an initial set of measurements, we cannot determine the wave function। हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जानते हैं, देखो यहां पे ध्यान से बता रहे, वेव फंक्शन एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जब तुम निकालते हो, कैसे निकालते हो बताया गया है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है जो कि कॉम्प्लेक्स है नेचर में, एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, a प्लस आई बी, a माइनस आई बी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। यू कैन डिटरमाइन द नंबर, लेकिन तुम्हें वो नंबर पता है, फ्रॉम दैट नंबर यू कैन नॉट फाइंड आउट एग्जैक्टली कि जो वेव फंक्शन था वो a प्लस आई बी था कि c प्लस आई बी था। This is due to the probabilistic mean. This is due to the uncertainty principle. So uncertainty principle makes the predictions of quantum mechanics probabilistic in nature. ये दूसरा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है तुम्हारे वेव फंक्शन का। नेक्स्ट इसमें आता है कि हम लोग जो श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं, उस श्रोडिंगर इक्वेशन में हमने पोटेंशियल की बात की है, माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साई बाई डेल एक्स स्क्वायर एक्स टी प्लस वी एक्स टी साई एक्स टी इक्वल टू आई एच बार डेल साई एक्स टी बाई डेल टी। ये श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग लेकर के चल रहे हैं। अब ये जो पोटेंशियल है इसमें, इसका क्या रोल है, ये बहुत लोग कंफ्यूज देते हैं। अरे होता है पोटेंशियल लिखा रहता है, लिख देते हैं, नहीं ये कोई जवाब नहीं है। तुम जो सारा एप्लीकेशन इसका है, डिफरेंट सिचुएशंस में जो हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पार्टिकल का बिहेवियर हमको पता होना होता है, पता करना होता है। ऑल दिस जॉब इज डन बाय दिस पोटेंशियल। किसी एक वेव फंक्शन का, अगर हम कोई एक वेव फंक्शन लेके चलते हैं जो कि किसी सिस्टम से रिलेटेड है, उसका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल होता है इन द श्रोडिंगर इक्वेशन व्हेन वी नो द पोटेंशियल एनर्जी। फंक्शन किस प्रकार का होगा, हमारा वेव फंक्शन क्या cos के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस आई से साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ऐसा होगा या एक्सपोनेंशियल होगा। दिस बिहेवियर ऑफ द वेव फंक्शन इट इज डिटरमाइंड बाय दिस पोटेंशियल। वेव फंक्शन इनिशियल t बराबर 0 पे क्या था और उसका बिहेवियर कुछ समय बाद कैसा होगा, इट इज डिटरमाइंड बाय दिस पोटेंशियल। द पोटेंशियल helps in determining the behavior
of the wave function for a system at some later time. याद करो जब हम लोग फॉर्मुलेशन पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने एक ये फैक्टर लिया था। ये फैक्टर का काम क्या है? पोटेंशियल जहां पर चेंज हो रहा है, हम लोग जो एग्जांपल्स देखेंगे बेरियर पोटेंशियल एंड स्टेप पोटेंशियल एंड वेव पोटेंशियल, जहां पर पोटेंशियल चेंज हो रहा है देयर इज अ फोर्स, दैट फोर्स चेंजेस द वेवलेंथ। दैट वेवलेंथ अगर वो चेंज होता है पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड तो उसका मोमेंटम चेंज होता है एंड दिस विल चेंज द वेव फंक्शन, क्योंकि पार्टिकल के एस्पेक्ट्स चेंज हो रहे हैं। So this is the very vital component, this is the very vital aspect of this potential. A change in potential at some point causes a force and that changes momentum p, lambda wavelength and hence the wave function. हम लोग कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे जहां पर एक रीजन में एक पॉइंट के पहले वेव फंक्शन जो है हमारा एक कोसाइन वेव या पीरियोडिक फंक्शन था, साइन वेव था। आफ्टर दैट पॉइंट द वेव इज इन द फॉर्म ऑफ ए डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। कई सारे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द रोल ऑफ द पोटेंशियल, तो ये सिर्फ ये नहीं होता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन में लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं। दिस पोटेंशियल डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ द वेव फंक्शन एट डिफरेंट रीजन्स ऑफ स्पेस एंड टाइम। दिस इज द मीनिंग ऑफ, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पोटेंशियल। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आते हैं, which is called the collapse of wave function। ये एक बड़ा सुंदर सा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स में। कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन। ये कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन का मतलब क्या होता है? कोलैप्स मतलब तो होता है खत्म हो जाना, खत्म हो जाना या कहीं पर आकर के कोलैप्स कर गया कहते हैं ना, इसके आगे बढ़ना बंद हो जाना, इसको हम लोग कोलैप्स कहते हैं। यहाँ पे जो मीनिंग यूज होगा, यहाँ पर जो मीनिंग है हम उस मीनिंग से चलते हैं। व्हाट इज द कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन? कोई आदमी कोलैप्स कर गया माने कहानी खत्म, उसका आगे कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? क्या बताते हैं इसमें? तो यहां पे हम लोग एक एग्जांपल लेके चलेंगे। सपोज तुमने कोई एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस पे है, मूव कर रहा है, और तुमने जो है एक मेजरमेंट किया पोजीशन का पार्टिकल में, और किसी एक समय पे तुमको जो है एक पार्टिकल किसी एक पॉइंट पे मिला। ठीक है, सपोज तुम्हारा ये जो है दिस वन इज योर एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, यहां पे कोई एक पार्टिकल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है। At some instant of time you are making a measurement, और उस मेजरमेंट में जो है तुमको पार्टिकल मान लो यहां पे मिलता है पोजीशन ए पे। इस पोजीशन को हम ए कहते हैं। अब इसमें जो सवाल उठते हैं उन पर जरा हम चर्चा करें। ए पे
सपोज we make a measurement to locate the position of a particle on the x-axis. The measurement locates the particle at x equal to a. सिंपल सा सिचुएशन है, ए पर जो है हमने पार्टिकल को लोकेट किया, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन उठते हैं, जब ये शुरू में सब पे डिस्कशन हो रहा था तो इस पे कुछ क्वेश्चन उठते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये उठता है, किसी ने पूछा, किसी ने नहीं, जो उस समय विद्वान थे उन्होंने पूछा, और ये सब बहुत फिलोसॉफिकल चीजें हैं, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, कि हमने जब मेजरमेंट किया हमने पाया कि पार्टिकल ए पे है, मेजरमेंट के ठीक पहले पार्टिकल कहां पे था, और इसका जवाब देने में तीन भाग में बट गए थे फिजिसिस्ट, तीन इसके स्टैंड पॉइंट्स थे, तीन प्रकार के आंसर थे। तो यहां पे किसी ने यह पूछा कि जस्ट बिफोर द मेजरमेंट was the particle? कि भाई हमने मेजरमेंट तो किया, मेजरमेंट के ठीक पहले पार्टिकल कहां पे था। ये सवाल सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, मैं मेजरमेंट किया, जहां मेजरमेंट में मिला तो ठीक है, लो उसी से खुश रहो, लेकिन पूछ दिया कि अगर हम वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं, हम स्टैटिस्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिस्टिक नेचर की बात कर रहे हैं, तो इसके जस्ट पहले पार्टिकल कहां पे था। तो इसमें जो है तीन प्रकार के जवाब मिलते हैं, तीन प्रकार से लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया। पहला जो एक्सप्लेनेशन था, इसको बोलते हैं रियलिस्ट। रियलिस्ट वो लोग होते हैं जो रियलिटीज पर विश्वास करते हैं, जो देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं, जो मेजरमेंट सामने आता है उसी पर विश्वास करते हैं, उसी को वो सही मानते हैं। तो रियलिस्ट ने कहा कि पार्टिकल सी पर ही, ए पर या बी पर या सी पर, जहां पर तुमने देखा वहीं पे था, और आइंस्टाइन भी इसी जवाब को सपोर्ट करते थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था, तो जो रियलिस्ट होगा वो कहेगा कि द पार्टिकल वाज एट ए बिफोर द मेजरमेंट। वो मेजरमेंट के पहले भी जो है ए पर ही था, ए पर था, तुमने ए पर लिया, तुमको ए पे मिला। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये आ गया कि ये क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी पे सवाल उठाने लगा। क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी क्या कहता है, ये प्रोबेबिलिस्टिक है, वो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताता है, वो जो है पॉसिबिलिटीज बताता है। तो अगर पार्टिकल ए पे था, देन द क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी तो वो तो नहीं बता पाया कि पार्टिकल ए पे था। वो क्या कहेगा, ए के आसपास जो है वो बताएगा, ए पे होने की प्रोबेबिलिटी बताएगा, ए के आसपास होने की प्रोबेबिलिटी बताएगा। देखा जाएगा कि ए पर जो है एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्वांटम मैकेनिक्स ये नहीं कहता कि ये यहां पे है, वो कहता है इसके होने की संभावना यहां पे सबसे ज्यादा है। दिस मीन्स द क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी इज इनकम्प्लीट। ठीक है, और इसमें एक बड़ा सुंदर सा वो एग्जाम्पल आता है, ये एग्जाम्पल हम तुम्हें दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो रियलिस्ट है वो कहता है कि ये जो अनसर्टेनिटी या इनडिटर्मिनेंसी, हमने पहले ही बताया था कि इनडिटर्मिनेंसी
indeterminacy is the core concept of this quantum mechanical theory. It is not in nature. ये प्राकृतिक नहीं है, ये तुमने गलती किया है कहीं कुछ जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी आ रहा है। तो रियलिस्ट का ये कहना था। रियलिस्ट लोग जो होते हैं वो विश्वास कम करते हैं। The problem was that the realist approach makes quantum mechanical theory incomplete. ये इनकम्प्लीट बताता है। इनके हिसाब से हम शॉर्ट में बताते हैं इनडिटरमिनेंसी इज ड्यू टू एक्सपेरिमेंटर। जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है या जो मेजरमेंट कर रहा है उसकी गलती है, वो नेचर में नहीं है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है इनडिटरमिनेंसी अनसर्टेनिटी इज ए पार्ट ऑफ नेचर। ये पहला पोजीशन था। दूसरा होता है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मैंने अपनी बात पे अड़े हुए, हम बहुत ऑर्थोडॉक्स है, हम बस ये मानते हैं तो मानते हैं, जो संस्कारों पे लेकर के चलते हैं कि नहीं ये इसके बाहर कुछ हो ही नहीं सकता है। ऑर्थोडॉक्स जो है उसने कहा कि पार्टिकल कहीं नहीं था। जब हमने मेजरमेंट किया तब वो पार्टिकल जो है उस मेजरमेंट में पार्टिकल को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ला करके रख दिया जबरदस्ती। ये जो थ्योरीज हैं ये बहुत रेलिवेंट थ्योरीज है, मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें। फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा सा तुमको एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग सभी जो है इसके बिना तो अभी नहीं रह पाते। यूट्यूब में क्या है, वीडियोस है, तरह तरह की वीडियोस है। बहुत स्प्रेड है इसमें, ध्यान से समझो, बहुत स्प्रेड है इसमें। गाने बजाने का भी वीडियो है, नाचने का भी है, पढ़ने का भी है, पढ़ाने का भी है, कुकिंग का भी है, हंसने का भी है, दंगा फसाद का भी है, न्यूज भी है, सिनेमा भी है। देयर इज ए लार्ज वैरायटी, एक बहुत बड़ा स्प्रेड है। अब हमने जो है, हमने यूट्यूब खोला, हमने सोचा हम कॉमेडी वीडियो देखेंगे। ये जो मेजरमेंट है हम उसमें कॉमेडी वीडियो खोज रहे हैं और हमारे सामने यूट्यूब में 50 कॉमेडी वीडियोस ला दी। हमने उसमें एक कॉमेडी वीडियो को चुन लिया, हम उसको देखने लगे। उसके बाद यूट्यूब उसी तरह के वीडियोस को तुम्हारे अकाउंट पे, तुम्हारे उस पे रिकमेंड करने लगेगा। मतलब हमारा ये जो सोच है, दिस इज एक्ट ऑफ मेजरमेंट। हमने कॉमेडी को चुन लिया उसमें से। ऑर्थोडॉक्स कहता है कॉमेडी वीडियो पहले कहीं था नहीं, तुमने सोचा, तुमने चाहा देखने के लिए, दिख गया। तो सर्चिंग ऑन यूट्यूब इज लाइक द क्वांटम मैकेनिकल मेजरमेंट। सर्चिंग या सर्फिंग कहें, सर्फिंग यूट्यूब is like quantum mechanical measurement. कैसे? अभी पहले हम लिख दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा जो पोजीशन था जो कि ऑर्थोडॉक्स था, ऑर्थोडॉक्स ने कहा कि जो पार्टिकल है भैया था कहीं नहीं, तुम्हारे मेजरमेंट की वजह से हुआ है। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना कि तुमने बोल दिया ऐसा हो इसीलिए ऐसा हुआ, वो होना नहीं था। ये ऑर्थोडॉक्स पोजीशन है। द पार्टिकल वाज नोवेयर, वो कहीं नहीं था। द एक्ट ऑफ मेजरमेंट
the act of measurement forces the particle to be at A, particle to be located at A. This is the orthodox position. YouTube देख रहे हैं, हमको दंगे का वीडियो देखना है, हम दंगे का वीडियो खोल लिए। ये अब इनका कहना है कि YouTube में कोई दंगे का वीडियो रहता नहीं है, तुमने खोजा इसलिए उसको दिया। कहने का सेंस इसको और तरीके से समझो, YouTube में बहुत सारी चीजें, द एक्ट ऑफ मेजरमेंट, ये जो तुमने खोज रहे हो कि हमको दंगे फसाद का मारपीट का वीडियो चाहिए, दैट इज फोर्सिंग यूट्यूब टू प्रोवाइड यू सच वीडियो। वो तुमको रिकमेंड करता रहेगा, ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो। तुम समुद्र के सामने खड़े हो, कुछ लोग जो है समुद्र में से कीमती पत्थर, अमृत निकालते हैं और कुछ लोग निकालते हैं जहरीले सांप। कहते हैं ना, जैसी जिसकी सोच। ये जो सोच है, दिस इज द एक्ट ऑफ मेजरमेंट, दिस इज फोर्सिंग सम ऑब्जर्वेबल टू अपीयर। हमको गुस्सा नहीं आता, हम गुस्साते नहीं है कभी, किसी ने हमको गुस्सा होते हुए नहीं देखा। किसी एक व्यक्ति की हरकत की वजह से हम इतना गुस्सा हो गए कि मर्डर कर दिया। तो दैट एक्ट ऑफ मेजरमेंट, उस व्यक्ति ने जो हमको उकसाया, दैट इज द इंटरैक्शन दैट फोर्सेस मी टू शो ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। दिस इज द ऑर्थोडॉक्स पोजिशन। ये कह रहा है ऑर्थोडॉक्स कि कहीं था नहीं पहले और ये जो है चला आया क्योंकि तुमने मेजरमेंट किया। ठीक है, we compelled the particle to assume a definite position। एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट ने कहा था, वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को मानते थे। इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है कोपेनहेगन फॉर्मुलेशन या इंटरप्रिटेशन। सॉरी, इंटरप्रिटेशन ज्यादा सही है, इसको कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो फोर्स द पार्टिकल टू टेक ए पोजिशन। तो ये जो एक्ट ऑफ मेजरमेंट है, इसकी वजह से रिजल्ट आता है, वो पहले कहीं नहीं था। कोई एक बात पे डिस्कशन हो रहा है, कुछ ने, किसी के दिमाग में एक बात आया ही नहीं, कोई एक पॉइंट एक के दिमाग में आया, उसने कह दिया। ये जो एक्ट ऑफ मेजरमेंट है, 10 लोग उसी को सोचने लगे। इसका अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। थर्ड जो पोजीशन होता है वो एग्नोस्टिक होता है। एग्नोस्टिक पोजीशन होता है, बता रहे क्या है? एग्नोस्टिक पोजीशन कहता है कि ये जो क्वेश्चन है जो तुमने अभी पूछा कि मेजरमेंट के पहले पार्टिकल कहां था, दिस क्वेश्चन इज इररेलेवेंट। ठीक है, इररेलेवेंट क्वेश्चन ही, इस सवाल का हम जवाब नहीं देंगे। आई रिफ्यूज टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है कि पार्टिकल्स जो है इसके पहले क्या था। द एग्नोइस्ट approach refuses to answer the question, refuses to answer where the particle was before measurement, where the particle was before measurement। मेजरमेंट के पहले पार्टिकल कहां था, इस बात को इस सवाल का जवाब देने से वो इनकार करता है, कहता है नहीं देंगे, ये फालतू क्वेश्चन है। पार्टिकल मिल गया, ये पे हो गया, खत्म बात। ये तो था तीनों का अप्रोच। अब
सवाल ये उठता है कि अगर हम पार्टिकल, हमने क्या किया था, हमने एक्स एक्सिस पे एक मूविंग पार्टिकल था, उसका पोजीशन मेजर किया, वो एक्स बराबर ए पे आया। यदि हम दूसरी बार मेजरमेंट करें, क्या वो ए पर ही आएगा? तीसरी बार करें, क्या वो ए पर ही आएगा? रिपीटेड मेजरमेंट्स का रिजल्ट क्या होगा? ध्यान से समझो, बस थोड़ा सा समय और लेंगे। रिपीटेड मेजरमेंट में जो है, अगर वो पार्टिकल ए पे है तो वो ए पे ही आएगा। हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, 10 ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ठीक है, 10 ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो अगर हमारा एक्सपेरिमेंट सही दिशा में है तो हमको 10 ऑब्जर्वेशन में वेरिएशन थोड़ा सा बहुत कम मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेगी। तो पहला जो मेजरमेंट है, ये क्वांटम मैकेनिक्स ये कह रहा है कि जो पहला मेजरमेंट है, दैट मेजरमेंट चेंजेस और ऑल्टर्स द वेव फंक्शन। इसको ये इतना चेंज कर देता है कि जो वेव फंक्शन है, इट प्रोड्यूसेस ए शार्प पीक एट द पोजीशन ए, और इसी को हम लोग कहते हैं द कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन। हम डायग्राम यहां से देते हैं, तुमको ये डायग्राम ग्रिफिथ की बुक में या कहीं पर भी मिल जाएगा। दिस वन इज द वेव फंक्शन। कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन का मतलब है द फर्स्ट मेजरमेंट चेंजेस, ये पोजीशन ए है, changes the wave function in such a manner कि जो वेव पहले फैला हुआ था, स्प्रेड था, such a manner that the wave forms a peak at A। इसी को हम कहते हैं कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन। इसके आगे जो है हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ टेक्निक्स डिस्कस करेंगे फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। और अब जो है ये रेगुलर ही रहेगा, कुछ कारण से डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी। तो ये जो है इसको देखो, पढ़ो, पीडीएफ नोट्स भेजे जाएंगे ओनली आफ्टर सम व्यूज आर कंप्लीटेड एटलीस्ट 60, क्योंकि जो ग्रुप है उसमें करीबन 100 लोग जमा हुए हैं। बार बार जो है तुमसे रिक्वेस्ट या तुमसे हम एक ही बात नहीं कहेंगे, बट प्लीज वॉच द वीडियोस। कोई डिस्कशन हो, कोई बात हो तो उसको आप डिस्कस कीजिए कमेंट में, सवाल पूछिए, बिना सवाल के पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है? थैंक यू।